से देखेंगे और उसके संस्थापक बाबर की कहानियों को, बाबर के तथ्यों को आप तक हम पहुंचाएंगे। आज से मुगल वंश की आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। एक ऐसा वंश जिसके संस्थापक बाबर और बाबर के भारत में आक्रमण कई दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि कुषाण राजवंश के बाद यह पहला अवसर था जब कांधार और काबुल जैसे क्षेत्र पर किसी वंश का शासन आरंभ होता है, और इससे न केवल राजनीतिक सांस्कृतिक संबंध को मजबूती मिलती है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी, व्यापार वाणिज्य के दृष्टि से, विदेश व्यापार के दृष्टि से भी इसको बढ़ावा मिलता है। क्योंकि ये दोनों शहर, ये काबुल और कांधार, ये दोनों शहर पूर्व में चीन की ओर तथा पश्चिम में भूमध्य सागर के बंदरगाह से ये जुड़े हुए थे। तो स्वाभाविक तौर पर भारत के जो एशिया को के पार जाने में ये काबुल और कंधार की आज भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस दृष्टि से बाबर के शासनकाल को हम लोग देख सकते हैं, उसके आगमन को देख सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तर भारत में बाबर ने राणा सांगा के नेतृत्व में जो खड़े लोधी और राजपूतों का जो महासंघ था, उसको उन्होंने छिन्न भिन्न किया, और इस तरह से उसने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की जो स्थापना है उसको प्रशस्त करने में ये बाबर की बड़ी भूमिका थी। उस समय के दृष्टि से जो क्षत्रिय वंश थे, लेकिन बाबर पहला ऐसा व्यक्ति मध्यकाल में आया जिसने अखिल भारतीय स्तर पर साम्राज्य को सुसंगठित करने की दिशा में आगे बढ़े। बाबर के आगमन का भारत में इस दृष्टि से भी महत्व है कि युद्ध पद्धति के जो नए आयाम थे, ठीक है, तो बारूद, क्योंकि आपकी जानकारी में है कि बारूद के विषय में भारत को पहले से परिचय था, लेकिन बाबर पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने तोपखाने और घुड़सवार अश्वाराही का बड़ा सफल प्रयोग किया और सफलता प्राप्त किया। और उसके समय में बारूद और तोपखाने की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी। अपने पानीपत के युद्ध में विजय का श्रेय तोपची को ही उन्होंने दिया। तो इस दृष्टि से बाबर के शासनकाल को हम लोग देखते हैं। नई सैनिक पद्धति और नई सैनिक पद्धति के अलावा बाबर को हम लोग इस दृष्टि से भी देखने का प्रयास करते हैं, विशेषकर सांस्कृतिक उपलब्धियों के दृष्टि से हम लोग बाबर को देखना चाहेंगे। इसके बाद आपकी जानकारी में यह भी है कि राज्य की जो नई अवधारणा है बादशाहत, वो बादशाहत की शक्ति और प्रतिष्ठा में जो वृद्धि हुई वो बाबर के समय में हुई। क्योंकि आपने देखा होगा कि सल्तनत काल में बलबन के अलावा अलाउद्दीन खिलजी और कुछ हद तक मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़ दीजिए, तो कोई भी जो राजपद के जो शक्ति और प्रतिष्ठा का सिद्धांत है उसको स्थापित करने के दिशा में प्रयास नहीं किया। तो बाबर ने बादशाहत के शक्ति और प्रतिष्ठा को भी स्थापित करने का प्रयास किया। इस दृष्टि से बाबर के शासनकाल का महत्व है। तो बाबर को हम लोग तथ्य के दृष्टि से तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब अप्रोच के दृष्टि से आपको इन सारे बिंदुओं पे देखने की आप कोशिश करेंगे। आरंभ करना चाहेंगे, आगाज करना चाहेंगे बाबर को, यहां से लिखेंगे सबसे पहले बाबर। देखिए ये यही है राइज ऑफ मुगल। राइज ऑफ मुगल में है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, जो अगले 1-2 कक्षा में आपकी पूर्ति हो जाएगी। और यह है डिक्लाइन, यह है मुगल काल का डिक्लाइन जो बहादुर शाह प्रथम से शुरू होता है और बहादुर शाह जफर तक 1857 तक आप देख रहे हैं। तो इस दृष्टि से इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। तो आगाज करेंगे, हम लिखेंगे मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश का आगमन हुआ। मुगल वंश का आगमन हुआ।
आगमन हुआ, जिसे जिसे स्थापित करने का श्रेय, जिसे स्थापित करने का श्रेय फरगना के फरगना के फरगना के बाबर को, जहीद्दीन मोहम्मद बाबर को, फरगना के जहीद्दीन मोहम्मद बाबर को जाता है, जहीद्दीन मोहम्मद बाबर को जाता है, जहीद्दीन मोहम्मद बाबर को जाता है, जहीद्दीन मोहम्मद बाबर को जाता है। ये जो मुगल शब्द है, मुगल पीरियड, ये मंगोल से निकला है। ये जो मुगल शब्द है ये कहां से निकला है? मुगल राजवंश की नींव रखता है और ये मंगोल से निकला है। और मंगोल का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, सुपीरियर। ठीक है, तो ये तैमूर और मंगोल दोनों परंपराओं का द्योतक था। तो लिखेंगे बाबर तैमूरी, तैमूरी और मंगोल परंपरा का, तैमूरी और मंगोल परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण को प्रस्तुत करता है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण को प्रस्तुत करता है। ठीक है, प्रस्तुत करता है। पिता का नाम शेख उमर मिर्जा, पिता का नाम शेख उमर मिर्जा, जो तैमूरी वंश से थे, तैमूरी वंश से थे, तैमूरी वंश से थे। माता का नाम कुतलुग निगार, माता का नाम कुतलुग निगार, जो चंगेज खां के वंश से थे, चंगेज के 14वें पीढ़ी से थे, 14वें पीढ़ी से थे। ठीक है, चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी थी माता कुतलुग निगार। चलिए, अब इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बाबर ने काबुल पर अधिकार किया और भारत आगमन का जो उसका रास्ता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो लिखिएगा, बाबर ने 1504 ईस्वी में, बाबर ने 1504 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया, अधिकार किया। और इसी कड़ी में 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। और इसी कड़ी में 1507 ईस्वी में, 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, नेक्स्ट, भारत ने सबसे पहला आक्रमण उत्तर पश्चिम पर 1519 में, 1519 में बाजोर और भेरा पे किया था। पहला आक्रमण 1519 में बाजोर, बाजोर और भेरा पर किया था, बाजोर और भेरा पे किया था। आप यदि उत्तर पश्चिम के इस पॉइंट्स को देखेंगे तो ये था बाजोर और ये था भेरा, और यहां से होते हुए ये आया पानीपत में। तो और आगे जाइएगा तो ये आया पानीपत में, और फिर इसी रास्ते से ये जो विभिन्न युद्ध है जिसमें
आपको पानीपत के बाद खनवा का युद्ध है, मालवा का युद्ध है और घाघरा का युद्ध है। खनवा, मालवा और घाघरा, ये तीनों युद्ध इसी रास्ते से इसने किया, लेकिन ये उसका रास्ता था आने का, तो ध्यान रखिए। तो बाजोर और भेरा पर किया, फिर लिखिए बाजोर और भेरा पे किया। सबसे पहले इसी जगह पर बंदूक और तोप का प्रयोग, सर्वप्रथम इसी जगह पर बंदूक और तोप का प्रयोग किया। किसने किसने किया? बाबर ने किया। ठीक है, यह है बाजोर और यह है भेरा किया। अति महत्वपूर्ण है कि कल बताए भी थे कि दौलत खां और आलम खां के निमंत्रण पर भारत में इसने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो लिखिएगा दौलत खां कौमा आलम खां, दौलत खां और आलम खां, दौलत खां और आलम खां एवं राणा सांगा के निमंत्रण पर, एवं राणा सांगा के निमंत्रण पर, राणा सांगा के निमंत्रण पर वो भारत में इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पे आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी पे आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया, जिसमें बाबर को विजय प्राप्त हुई, जिसमें बाबर को विजय प्राप्त हुई, बाबर को विजय प्राप्त हुई, विजय प्राप्त हुई। और इसके जीत का सेहरा उसने, और इसके जीत का सेहरा उसने अपने दो तोपची, अपने दो तोपची, क्या नाम था उसका, उस्ताद अली और मुस्तफा अली को दिया, उस्ताद अली और मुस्तफा अली को दिया। ठीक है, इसी युद्ध में उसने न केवल तोप बल्कि बारूद का भी प्रयोग किया। हालांकि सबसे पहले कहा जाता है कि बारूद पर जो प्रयोग है उसने वो भीरा के किले में किया था। तो ये सब याद रख सकते हैं कि तोप, बंदूक और बारूद, इब्राहिम लोदी की सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी, ऐसा नहीं है कि कमजोर थी, लेकिन बाबर की छोटी सी सुरक्षा प्रबंधन लेकिन गतिशील थी। ठीक है कि नहीं? अब देखो बंदर को भगाने के लिए पटाखे का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें भी बारूद है। देखो पटाखे की इस्तेमाल किए जा रहे, पहले लोग पत्थर मारते थे। तो ये गतिशीलता का, गतिशील युद्ध कौशल की निशानी है। तो ध्यान रखिए कि पानीपत के प्रथम युद्ध के विषय में, और उसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ती है। फिर आते हैं नेक्स्ट, फिर आता है नेक्स्ट। ओके, इस पद्धति को कहते हैं तुलगुमा पद्धति। हो तो लिखी लिए, आगे लिखिए। इस युद्ध के बाद बाबर ने, इस युद्ध के बाद बाबर ने उदारता पूर्वक दान दिए, उदारता पूर्वक दान दिए और कलंदर की उपाधि लिया। उदारता पूर्वक दान दिए और कलंदर की उपाधि लिया। उदारता पूर्वक दान दिया और कलंदर की उपाधि लिया। ठीक है, और कलंदर की उपाधि लिया। नेक्स्ट, 1527 ईस्वी में बाबर ने खनवा का युद्ध,
बाबर ने खनवा के युद्ध में, एक मिनट, हाँ मनीष जी, हाँ मनीष जी, अच्छा अच्छा 9:30 कीजिए ना, क्लास में है, क्लास में है, अभी बात करते हैं। कहाँ थे हम लोग? खनवा का युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया। खनवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया, और इस युद्ध में बाबर ने, इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, एवं युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि प्राप्त की थी। एवं इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि प्राप्त की, गाजी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, यह खनवा का युद्ध पानीपत के बाद काफी महत्वपूर्ण है। कहते भी हैं कोड में कि पानी पीकर खाना खाया और चंदेरी में घाघरा खरीदा। तो इसके बाद चंदेरी का ही युद्ध आता है, और ये चंदेरी का युद्ध भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वहां का जो शासक था जिसका नाम था मेदिनी राय, तो 1528 में ये चंदेरी का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे। इसी कड़ी में जनवरी 1528 में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया। ये चंदेरी जो था ये मालवा के क्षेत्र में था, मध्य प्रदेश उसको कहिए। ठीक है, मालवा के क्षेत्र में था। इसे ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। ओके, नेक्स्ट फिर आता है लास्ट युद्ध जो अफगानों के साथ था, और वो था घाघरा का युद्ध। तो लिखेंगे 1529 में, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें अफगानों को हराया गया। घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें अफगान कौन था? महमूद लोदी। अफगान महमूद लोदी की पराजय हुई। अफगान महमूद लोदी की पराजय हुई। अफगान महमूद लोदी की पराजय हुई, और यह युद्ध जल और थल दोनों जगह लड़े गए थे। और यह युद्ध जल और थल दोनों जगह लड़े गए थे, दोनों जगह लड़े गए थे। ठीक है, तो ये 4 युद्ध और कलंदर, उदारता, ये 5 तथ्य को आपने पढ़ा। हालांकि उसके पहले जो बाबर की जीवन परिचय है, और बाबर का पानीपत के युद्ध के कड़ी में 5 बार आक्रमण है, और बाबर की जो विजय का श्रेय है, और बाबर की जो नए दृष्टिकोण थे विशेषकर युद्ध शैली के प्रति, इन सबको आप लोगों ने देखने की कोशिश की। इसी क्रम में आपको इस बात की मैं जानकारी दे दूं कि बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। लेकिन चूंकि उसके इच्छा के अनुसार, उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि काबुल में उसे दफनाया जाए, तो बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। तो एक ऐसा बादशाह था, जिसको 2 बार दफनाया गया था। एक बार आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, और दूसरी बार काबुल में दफनाए गए थे। तो लिखेंगे बाबर की मृत्यु, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके, बाबर की मृत्यु 1530 में होती है, और इसी कड़ी में आगरा के आराम बाग में उसको दफना दिया जाता है, दफना दिया जाता है।
जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी इच्छा के अंतिम इच्छा के अनुसार, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार कालांतर में काबुल में दफनाया गया। काबुल में दफनाया गया, उसके अंतिम इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। उसे काबुल में दफनाया गया। काबुल में दफनाया गया। तो इस तरह से वो पहला ऐसा बादशाह था जिसे 2 बार दफनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, बाबर को कलंदर कहा गया। बाबर को कलंदर कहा गया क्योंकि उसने चांदी के सिक्के को बंटवाया था। और आपकी जानकारी में दे दे कि उसने कांधार में इसी क्रम में शाहरुख नाम का सिक्का भी चलाया था। ये भी लिखेंगे, बाबर को कलंदर कहा गया। और कालक्रमेण काबुल में, कांधार में, काबुल नहीं, कांधार में शाहरुख नाम का सिक्का चलाया। इस कारण से हम बाबर को याद रखते हैं। लेकिन बाबर को याद रखने की एक सांस्कृतिक वजह भी है, और वो सांस्कृतिक वजह है उसकी आत्मकथा। और चूंकि उसकी आत्मकथा तुर्की में थी, और 15वीं सदी में वो तुर्की का सबसे बड़ा विद्वान था मध्य एशिया का। और उसने जो तुजुके बाबरी लिखी, वो उसे आज भी तुर्की भाषा के बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि यह सर्वश्रेष्ठ रचना रही। तुजुके बाबरी लिखा, जिसका कालांतर में फारसी अनुवाद किया गया और फिर इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ। तो ये तीनों अनुवाद को आप लोग अपने अपने कॉपी में जगह देने का कष्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग तो कष्ट ही बहुत कम करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो लिखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की में लिखी। तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी तुर्की में लिखी। तुजुके बाबरी तुर्की में लिखी। तुजुके बाबरी तुर्की में लिखा। तुजुके बाबरी तुर्की में लिखा। और इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। और इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। और इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया, जबकि अंग्रेजी अनुवाद अस्किन और बेबरीज ने किया था। जबकि अंग्रेजी में कौन अनुवाद किए थे? अस्किन और बेबरीज। अस्किन और बेबरीज ने किया था अंग्रेजी में। अस्किन और बेबरीज ने किया था अंग्रेजी में, जबकि फारसी में अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी अनुवाद कराया, जो आपको याद करके रखना है परीक्षा के दृष्टि से। नेक्स्ट, बाबर ने मुबियान शैली का विकास किया। बाबर ने मुबियान शैली का विकास किया। मुबियान पद्य शैली का विकास किया। किसने? बाबर ने। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा में 7 सल्तनत की जिक्र की है।
जिसमें दो हिंदू सल्तनत था, विजयनगर और मेवाड़। विजयनगर और मेवाड़। विजयनगर में कृष्णदेव राय थे, समकालीन कृष्णदेव राय थे, जबकि मेवाड़ में राणा सांगा थे। जबकि जबकि राणा सांगा थे। और आपकी जानकारी में है कि तेनालीराम हास्य व्यंग के पितामह कहे जाते हैं। उन्होंने पांडुरंग महात्म्य भी लिखा था और वो तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में ही रहा करते थे, तो उसे किसी भी स्थिति में भूलने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी क्रम में अब इस बात की भी जानकारी दे दूं, एक समय में इस देश की बड़ी समस्याओं में से थी और अयोध्या का बाबरी मस्जिद। और अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद है वो बाबर के एक सेनापति थे मीर बाकी, उसने बनाया था। वो भी नोट में लिख दो। अयोध्या में बाबरी मस्जिद, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेना नायक मीर बकी ने किया था। मीर बकी ने किया था, ठीक है। मीर बकी ने किया था, मीर बकी ने किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की, बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत की प्राकृतिक सौंदर्य की, अपने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की बुरी बुरी प्रशंसा की, बुरी बुरी प्रशंसा की, बुरी बुरी प्रशंसा की। अब लिखिए, ये तो हुआ तथ्य। अब इसका महत्व लिख दीजिए, आप चेंज कीजिए। बाबर के आगमन के महत्व को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। बाबर के आगमन के महत्व को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। पहला, काबुल और कंधार, काबुल और कंधार के माध्यम से विदेश व्यापार को बढ़ावा मिला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था काबुल और कंधार का क्या इंपॉर्टेंस था, आज भी क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि एक तरफ यह एशिया से जुड़ता है, पूर्व में चीन के माध्यम से एशिया से जुड़ता है, और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम में यह भूमध्य सागर के बंदरगाहों से जुड़ता है। तो इस दृष्टि से इसके महत्ता है, जिसको ध्यान में रखिएगा। एक गिलास पानी नहीं लाए, धन्यवाद आपका। एक गिलास पानी भी हो सके तो लेते हैं। तो इस दृष्टि से इसकी महत्ता है। पॉइंट नंबर 2, इसकी महत्ता, बाबर के आगमन का महत्ता इसलिए है कि अखिल भारतीय साम्राज्य की जो नींव पूर्व में थी, उसके बाद एक बार पुनः आरंभ हुई। तो लिख देंगे, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, ये इसके महत्व थे। इसके महत्व ये थे कि उन्होंने नई युद्ध पद्धति की शुरुआत की। बारूद, बंदूक, तोप, बाबर ने एक नए युद्ध पद्धति की सूत्रपात की, जैसे बारूद, तोपखाना इत्यादि। अब इससे का क्या इंपैक्ट पड़ा? इसका इंपैक्ट यह पड़ा कि ये जो तोपखाने हैं और ये जो बारूद है, ये वही राज्य इसका उपयोग कर सकता था जो बड़े राज्य थे, जिसके पास रिसोर्सेज बड़ा था, संसाधन अधिक था। और जब संसाधन उसी के पास अधिक होगा जो बड़े राज्य थे, तो कहा भी जाता है कि बाबर के आगमन के बाद बड़े राज्य की शुरुआत हुई। जो बिग प्रोविंसेज है, बिग स्टेट है,
उसकी शुरुआत बाबर के शासनकाल के बाद ही हुई। क्यों हुई? क्योंकि जो संसाधन, युद्ध संसाधन था, बारूद छोटे राज्य नहीं रख सकते थे, तोप छोटे राज्य नहीं रख सकते थे, तो स्वाभाविक है कि बिग स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, बड़े प्रांत का जो कॉन्सेप्ट है, उसका विस्तार हुआ। आपने खुद भी देखा कि जहां दिल्ली सल्तनत में छोटे छोटे वंश थे, ये क्या है, जौनपुर का सरखी है, ये क्या है, तो ये मेवाड़ का खुम्बा सब है, ये क्या है, ये बंगाल का सब नुसरत और छोटा छोटा शासक सब है, ये क्या है, ये गुजरात का अहमद शाह है, ये क्या है, तो ये कश्मीर का जैनुल है। मतलब ऐसे कई वंश आप देखें। लेकिन इसके बाद ये क्या है, तो ये आप देखिएगा कि राजपूताना क्षेत्र, ठीक है कि नहीं, बड़े बड़े जो वंश थे उन सब का उदय होता है। शिवाजी, एक मराठा साम्राज्य का स्थापना होता है। पेरीफेरी में आप देखेंगे तो जहां दिल्ली सल्तनत में छोटे छोटे वंश को देखेंगे, वहीं मुगल काल में बड़े राजवंश को देखेंगे। बड़े में भी किसको, क्षत्रिय था, लेकिन वो भी क्षत्रिय क्या था, उसका भी बहुत बड़ा क्षेत्र था, जैसे मराठा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से एक नए दृष्टिकोण से इसकी शुरुआत हुई। इसके अलावा बाबर के आगमन का क्या महत्व था? एक मिनट। बाबर के आक्रमण का क्या महत्व था? सांस्कृतिक बिंदु पर, ठीक है कि नहीं, सांस्कृतिक बिंदु पर आत्मकथा, ठीक है, मूबियान शैली, इन सब का विकास में काफी महत्ता प्राप्त हुई। तो ये महत्व था। बाबर के आगमन का क्या महत्व था? राज्य की नई अवधारणा आई, बादशाह की पदीय स्थिति मजबूत हुई। आज देखो कि आज हमारा प्रधानमंत्री किस कदर चलता है, चारों तरफ सिक्योरिटी, जेड श्रेणी, यह ना उस पद की शक्ति और प्रतिष्ठा, ये उसका परिचायक है। तो लिख देंगे बाबर ने राज्य की एक नई अवधारणा को प्रस्तुत किया, राज्य की एक नई अवधारणा को प्रस्तुत किया। राज्य की एक नई अवधारणा को प्रस्तुत किया। ठीक है, प्रस्तुत किया। बादशाह नामक नई अवधारणा दिया, नई अवधारणा दिया, बस। तो बाबर के आगमन के महत्व को हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। साथ ही इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि बाबर का शासन काल में इक्के दुक्के मौके को छोड़ दे, जैसे खनवा का युद्ध और जिहाद का नारा दिया, उस कुछ बिंदु को छोड़ दे, तो उसके शासन में धार्मिक कट्टरता या कहीं पर भी जो सांप्रदायिक कट्टरता है उसका उदाहरण नहीं मिलता है, इक्के दुक्के मौके को छोड़ दे तो। और संस्कृति के जो विविध आयाम है, ललित कला का जो विकास है, साहित्य का जो विकास है, उसमें उसने एक नजीर पेश किया अपने उत्तराधिकारियों के लिए, और वो नजीर उसको एक नई दिशा में ले जाने का निर्देश भी देता है। तो इस तरह से बाबर के शासनकाल को हम लोग आगे के मुगल बादशाहों के लिए देख सकते हैं। तो बाबर का यदि इतने तथ्यों पे आपकी नजर रह गई, याद रह गया, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपकी जानकारी में है कि बाबर के मृत्यु के बाद उसका पुत्र, क्योंकि साम्राज्य का विभाजन नहीं था, अचानक से बाबर की मृत्यु होती है और उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पे बैठता है। तो अब थोड़ा सा हम लोग हुमायूं के विषय में जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे हुमायूं में लिख दीजिए। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान,
अस्करी, अस्करी और हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, जिसमें हुमायूं गद्दी पे बैठा। हुमायूं गद्दी पे बैठा आगरा में। गद्दी पे बैठने के समय वो बंदकशा का सूबेदार था। लिखिए, गद्दी पे बैठने के समय वो बंदकशा का सूबेदार था। बंदकशा का सूबेदार था। सूबेदार था, ठीक है। ओके, अब गद्दी पे तो बैठने का समय वो बंदकशा का सूबेदार था, लेकिन गद्दी पे बैठने के पूर्व की कहानी बहुत विचित्र है। क्योंकि बाबर का एक मंत्री था जिसका नाम था निजामुद्दीन, और निजामुद्दीन बाबर के एक बहनोई थे जिनका नाम था मेहदी ख्वाजा। वो उसको गद्दी पे बैठाना चाहते थे क्योंकि उनका यह मानना था कि बाबर के जो पुत्र हैं वो कोई भी गद्दी पे बैठने की क्षमता नहीं रखता है। लेकिन उसके बावजूद जो राज्याभिषेक से संबंधित समस्याएं थी उस पर विजय प्राप्त करते हुए हुमायूं ने गद्दी संभाली। और प्रशासनिक समस्या तो अलग थे ही। सबसे बड़ी प्रशासनिक समस्या में अफगान की शक्ति को पूरी तरह से कुचला नहीं गया था। महमूद लोदी घाघरा के युद्ध में पराजित हो गए थे, मारे नहीं गए थे। फिर से उसने अपनी शक्तियों को आगे चलकर संगठित किया और समय समय पे चुनौतियां देने लगे। हुमायूं के काल में आपने देखा होगा कि अफगान शक्ति का पुनः स्थापना हुआ, और बिहार का ही एक शासक था जिसका नाम था शेर शाह, जो आगे चलकर आप चौसा, कनगौज, बिलग्राम, कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध को भी देखेंगे। गुजरात का शासक भी उसके साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रखता था। तो इस तरह से इन चीजों को हमें देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि गुजरात के उस शासक बहादुर शासक की महत्वाकांक्षाओं से भी निपटना था। साथ ही जो भाइयों की महत्वाकांक्षा थी, हिंदाल, अस्करी, कामरान, उन सब से भी उसको निपटना था। और तब था राज्य का निर्माण करना, साम्राज्य का निर्माण करना, क्योंकि बाबर ने विरासत में एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था नहीं दिया। अब उस सब के बीच हुमायूं गद्दी पे बैठता है, ठीक है कि नहीं? तो लिखिएगा, उसको ऐसे लिखिए, उसको ऐसे लिखिए, अपने पिता के निर्देश के आलोक में, अपने पिता के निर्देश के आलोक में, उतना कहानी क्यों लिखिएगा? बहनोई को बैठाना चाहता था, पिता के आलोक में उसने साम्राज्य का विभाजन किया। उसने साम्राज्य का विभाजन किया। कामरान को काबुल और कंधार दिया। सबसे अधिक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे कामरान को ही दिया। कामरान को काबुल और कंधार दिया, जबकि अस्करी को संभल, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर और मेवाड़, अलवर और मेवाड़, और अपने चचेरे भाई सुलेमान को बंदकशा, अपने चचेरे भाई को बंदकशा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो 1530 में गद्दी पे बैठा। अब गद्दी पे बैठने की कहानी भी आपको बता दिए, कहां कहां समस्याएं थी, और इस समस्या की कड़ी में उसके साथ जो कुछ युद्ध है, जैसे दोराहा का युद्ध, आपकी परीक्षा में भी, बीपीएससी की परीक्षा में भी 2-3 बार पूछा हुआ है। 1532 में ये दोराहा का युद्ध जिस शासक के साथ होता है वह हुमायूं और महमूद लोदी। तो लिखिएगा,
पैराग्राफ चेंज करके, हुमायूं, इस कड़ी में हुमायूं ने 1532 ईस्वी में सबसे पहले दोराहा का युद्ध दोराहा का युद्ध में महमूद लोदी को पराजित करके मार देता है, पराजित करके हत्या कर देता है। फिर इसी कड़ी में 1532 में चुनार का प्रथम घेरा और शेर खां के साथ समझौता, ठीक है, शेर खां के साथ समझौता। आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि जिस समय चुनार पर हुमायूं कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ गुजरात से बहादुर शाह टेंशन दे रहा था, और इसी क्रम में उसने बहादुर शाह से भी निपटने का फैसला करता है। लेकिन उसके बाद उस कड़ी में एक महत्वपूर्ण आपकी इंसिडेंट भी है कि बहादुर शाह जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया, तब वहां की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजा, ठीक है कि नहीं, और राखी भेज के मदद की मांग की। तो ये भी कर्णावती का ये राखी प्रकरण भी हालांकि कहा जाता है कि हुमायूं ने उसको जो सहायता देनी चाहिए वो नहीं दिया, लेकिन ये राखी प्रकरण इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जो हुमायूं के काल में हुआ। तो लिखिएगा, चुनार के घेरे के समय गुजरात का शासक बहादुर शाह अपने बाबर का तोपची को ही मिला लिया था, रूमी खां को। अपने बाबर के तोपची रूमी खां की सहायता से बाबर का तोपची रूमी खां की सहायता से चित्तौड़ पे आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वहां की रानी कर्णावती ने राखी भेजी, हुमायूं को राखी भेजी। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। कालक्रमेण हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करता है। कालक्रमेण हुमायूं बहादुर शाह को पराजित कर देता है, ठीक है। हुमायूं बहादुर शाह पराजित कर देता है। तभी हुमायूं शेर खां से निपटने के लिए वो बिहार बंगाल की तरफ रवाना हो जाता है। तभी वह शेर खां से निपटने के लिए बिहार बंगाल की तरफ रवाना हो जाता है।
बंगाल में उस समय महमूद शाह शासक थे। बंगाल में उस समय महमूद शाह का शासन था और गौर राजधानी थी। और गौर राजधानी थी जिसका नाम हुमायूं ने बदलकर जन्नतवाद कर दिया था। जिसका नाम हुमायूं ने बदलकर जन्नतवाद कर दिया। जिसका नाम हुमायूं ने बदलकर जन्नतवाद कर दिया। जन्नतवाद कर दिया। ठीक है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी युद्ध वो लड़ रहा होता था तभी उसको जानकारी मिलती थी कि तीसरा पक्ष तैयार है युद्ध करने के लिए। यहां भी यही हुआ कि अभी बंगाल की समस्या का पूरी तरह निराकरण किया भी नहीं कि उससे जानकारी मिलती है कि उसका जो भाई है हिंदाल, वो आगरा का स्वयं को शासक घोषित कर देता है। फिर वो चल दिया वहां से बंगाल से आगरा की तरफ। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से वो चारों तरफ हमेशा घूमता ही रहा। दोराहा का युद्ध लड़ रहा था तो बहादुर शाह ने अटैक कर दिया। ठीक है, बहादुर शाह से अटैक वो निपट भी रहा था कि शेर खां ने अटैक कर दिया। शेर खां से निपटने की प्रक्रिया में ही था, महमूद लोदी से निपटने की प्रक्रिया में ही था कि वह उसका भाई आगरा में स्वयं को शासक घोषित कर दिया। तो हमेशा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी युद्ध और परिस्थितियों का शिकार रहा। ठीक है कि नहीं? वो एक इतिहासकार थे ना, लेन पुल, जिन्होंने कहा कि वो जीवन पर्यंत ठोकर खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है कि नहीं? हुमायूं का अर्थ तो भाग्यवान होता है, लेकिन उससे दुर्भाग्यशाली शासक मुगल काल में कोई भी नहीं रहा। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल लिखेंगे, आगे चल के लिखेंगे। क्या लिखे? बंगाल तक थे ना, वहीं पे लिखेंगे। इसी समय हुमायूं को यह जानकारी मिलती है कि आगरा में हिंडाल स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। आगरा में हिंडाल ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। अब सुनिए, अब ये था बंगाल और बंगाल से आगरा था। ये बंगाल से आगरा था ये। अब बीच में था चौसा। अब शेर शाह कहा कि पहले यार हमसे के जाओ। तो पहले यहां बंगाल से भाग गया शेर शाह और चौसा में उसको पकड़ा। किसको? हुमायूं को। और इतिहास में चौसा का युद्ध, बेचारा, मतलब वो अपने भाई से निपटने जा रहा था कि बीच में पहले उसको शेर शाह से निपटना पड़ा। आधी अधूरी तैयारी के साथ वो शेर शाह के साथ युद्ध करता है। ठीक है कि नहीं? 1539 में, जिसमें शेर शाह विजयी हो जाता है और शेर शाह की उपाधि पाता है। तो लिखेंगे, कहा गया इसी कड़ी में चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है। शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें शेर खां की विजय होती है, जिसमें शेर खां की विजय होती है और वह शेर शाह की पदवी धारण करता है। और वह शेर शाह की पदवी धारण करता है। शेर शाह की पदवी धारण करता है। ठीक है? और वह शेर शाह की पदवी धारण करता है और स्वयं को बादशाह घोषित करता है। ओके। इसी युद्ध की कड़ी में उसकी जान एक भिश्ती ने बजाई जिसका नाम था निजाम खां। इसी युद्ध की कड़ी में इसी युद्ध की कड़ी में
इसी युद्ध की कड़ी में उसकी जान एक भिश्ती ने बचाई, निजाम खान ने बचाई, जिसे एक दिन का बादशाह भी घोषित किया, जिसे एक दिन का बादशाह भी घोषित किया गया। एक दिन का बादशाह भी घोषित किया गया, लेकिन आधे दिन में ही हटा दिया गया शेरशाह के द्वारा। क्यों? तब तक शेरशाह ने गद्दी संभाल ली, लेकिन इस आधे दिन में ही उसने एक सिक्का जारी किया, चमड़े का सिक्का। लिखेंगे, एक दिन का बादशाह घोषित किया गया और चमड़े का सिक्का जारी किया, और चमड़े का सिक्का जारी किया, और चमड़े का सिक्का जारी किया। और चमड़े का सिक्का जारी किया। इसी क्रम में शेरशाह ने स्वयं को बादशाह की घोषणा भी की, बादशाह की घोषणा भी की। अति महत्वपूर्ण है कि 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के निर्णायक युद्ध में, 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 बिलग्राम या कन्नौज के निर्णायक युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली पे कब्जा किया, आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया, आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया, आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया। पानी बरस रहा है क्या? आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया। तो इस तरह से आपने हुमायूं के सारे युद्धों को देखा। 1540 ईस्वी में निर्वासन होने के बाद, देखेंगे 1540 ईस्वी में निर्वासित होने के बाद हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से निकाह किया और अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में, और अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ। ठीक है, लेकिन अभी अकबर हौसला नहीं खोता है। उसके विषय में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि भारतीय इतिहास में वो कौन सा शासक था या बादशाह था जो शाह से फकीर और फकीर से शाह बना। शाह से फकीर और फकीर से शाह बना तो कौन बना? हुमायूं। क्योंकि 1540 में सत्ता से बेदखल हो गया, बिना बादशाहत का बादशाह था। और फिर 1555 में सरहिंद के और मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद उसने दूसरी पाली खेलनी आरंभ की। लेकिन जो 1533 में दीने पनाह नगर की स्थापना की थी और शेर मंडल पुस्तकालय बनाया था, उसी शेर मंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से हुमायूं के जो राजकाल थे उसका भी अवसान। तो इन चीजों को लिख लेना है तो लिखिएगा। 1555 ईस्वी में 1555 ईस्वी में मुगल और अफगान के बीच सरहिंद के युद्ध में सत्ता संघर्ष होता है।
सरहिंद के युद्ध में सत्ता संघर्ष होता है, सत्ता संघर्ष होता है, और बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने और बैरम खां वाली ठीक है, और कोई लिखते हैं कि सर ट्राई 3 में बीपीएससी में अकबर का जन्म स्थान पूछा गया था, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है कि नहीं। अरे उसको याद करके रखिए, ये सब तो सामान्य बातें हैं। पत्नी का नाम, उनका जन्म कहाँ हुआ अकबर का, ठीक है, चौसा का युद्ध, बिनराम का युद्ध, दोराहा का युद्ध, ये सब तो सामान्य घटना है। जिसको सरहिंद की लड़ाई के बाद वो फकीर से पुनः शाह हो गया, ये सब तो सामान्य तथ्य हैं जिसको याद करके रखिए। निजाम खां इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि एक दिन का बादशाह बना था और ये भूलने वाले तथ्य हैं, लेकिन और सब तो बड़ी आसान था। तो याद रखिएगा कि बैरम खां की मुगल सेना ने सिकंदर सूर की अफगान सेना को पराजित किया। बैरम खां के मुगल सेना ने सिकंदर सूर की अफगान सेना को पराजित किया, पराजित किया, पराजित किया। लेकिन कहते हैं ना लेन पुल के शब्दों में कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा बेचारा, लड़खड़ाते हुए ही दीन पनाह जिसकी नींव वो 1533 में रखा था अपने मित्र और शत्रुओं को प्रभावित करने के लिए, उसी के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। देखिए महत्वपूर्ण है कि 1556 में दीन पनाह के शेर मंडल पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर दीन पनाह के शेर मंडल के सीढ़ियों से गिरकर शेर मंडल के सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेन पुल के शब्दों में कि वो जीवन भर ठोकर खाता रहा, अंत में ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। लेन पुल के शब्दों में वो जीवन पर्यंत ठोकर खाता रहा और अंत में और अंत में और अंत में और अंत में ठोकर खाकर ही इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। लेन पुल के शब्दों में यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में एक और लिख देंगे। वो इतिहास का पहला शासक था जो शाह से फकीर, फकीर से शाह बना। वो भारतीय इतिहास का पहला शासक था जो शाह से फकीर। एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा तो उसमें एक लाइन बड़ा अच्छा लिखा हुआ है जो मुझे आज तक याद भी है, वर्षों पहले का लाइन मेरे मन मस्तिष्क पे छापे हुए हैं कि हुमायूं का जीवन रोमानियत से भरा हुआ था। लिखा हुआ है उसमें कि हुमायूं का जीवन रोमानियत से भरा हुआ था और वह शाह से फकीर और फकीर से शाह बना। पढ़िएगा तब न याद रहेगा, ठीक है कि नहीं। शाह से फकीर और फकीर से शाह बना। चलिए नोट में लिख देंगे, नोट में लिख देंगे 1533 में 1533 में 1533 में
1533 में अपने मित्र और शत्रुओं को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने दीन पनाह की नींव डाली थी। अपने मित्र और शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने दीन पनाह की नींव डाली थी। दीन पनाह की नींव डाली थी, याद रखिएगा। एक लाइन और लिख देंगे नोट में। कन्नौज के युद्ध के पराजय के बाद उसने कन्नौज के युद्ध के पराजय के बाद उसने ईरान के शासक शाह तमश के यहां शरण ली थी। शाह तमश के यहां शरण ली थी और कुछ दिनों के लिए शिया को भी अपनाया था और शिया धर्म को भी अपनाया था और कुछ दिनों के लिए उसने शिया धर्म को भी अपनाया था। ठीक है, तो इस तरह से उसके इतिहास को आप जानेंगे, समझेंगे। उसका जो इतिहास आरंभ होता है 1530 से 40 और 1555 से 56। 1530 से 40 के बीच में सबसे पहले कालिंजर पे जो आक्रमण है रुद्र प्रताप, और फिर दोराहा का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण, और वहां से होते हुए चुनार का घेरा, और चुनार के घेरा के कड़ी में ही उसको चुनार के बाद वो बिहार का दौरा करता है, बंगाल बिहार शेरशाह, और शेरशाह के साथ उसके दो युद्ध, चौसा और कन्नौज और बिलगाम, जहां उसकी निर्णायक पराजय होती है। लेकिन 1555 में फिर ईरान के शासक शाह तमस के द्वारा जो की गई सहायता है, उसे उसने सरहिंद की लड़ाई में बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने सिकंदर सूर वाली अफगान सेना को पराजित करके दूसरी बार सत्ता को संभालता है। इतिहास शेरशाह को इतिहास हुमायूं को इस रूप में याद करता है जो लेन पुल के शब्द थे, और उसकी जीवन रुमानियत से भरी हुई कि शाह से फकीर और फकीर से शाह बना। हुमायूं ज्योतिष में भी काफी विश्वास करता था। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया, वो काफी इंपॉर्टेंट है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। हालांकि एक इतिहासकार भी था जिसका नाम था खोंडा मीर, उसके विषय में भी कहा जाता है कि उसने भी हुमायूं नामा लिखा था। परीक्षा में जैसे जो क्वेश्चन आए उसको उस तरह से डील कर लेना है, तो लिख देंगे नोट में। नोट नंबर 3, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। दूसरा, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया, जो 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 संगमरमर का दूसरा भव्य गुंबद का प्रयोग किया गया, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी संगमरमर के गुंबद का प्रयोग किया गया। गुंबद का प्रयोग किया गया जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। किसकी किसकी सबसे बड़ी विशेषता थी? हुमायूं की सबसे बड़ी विशेषता थी। इस हुमायूं के मकबरे की सबसे बड़ी विशेषता थी, क्योंकि जो संगमरमर का विशाल गुंबद है, ये कालांतर में जिस स्थापत्य में प्रयोग किए गए
वो ताजमहल के स्थापत्य में ही प्रयोग किए गए। तो कभी आपसे पूछे कि ताजमहल का जो विशाल गुंबद संगमरमर का है, इसके पहले भारत के किस स्थापत्य में इसका प्रयोग किया गया, तो वो था हुमायूं का मकबरा दिल्ली। वहां लिख देंगे कि ताजमहल में कालांतर में इसी विशेषताओं को ग्रहण किया गया और यह गुंबद दोहरी थी, या लिखेंगे यह दोहरी गुंबद, यह दोहरी गुंबद पूर्व संकेतक के रूप में, पूर्व संकेतक के रूप में जाना गया, पूर्व संकेतक के रूप में जाना गया, पूर्व संकेतक के रूप में जाना गया। ठीक है, किस संकेतक के रूप में जाना गया? पूर्व संकेतक के रूप में जाना गया। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि हुमायूं नामा उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम और गुलबदन बेगम और गुलबदन बेगम और समकालीन इतिहासकार, समकालीन इतिहासकार और समकालीन इतिहासकार और समकालीन इतिहासकार खुंडा मीर ने लिखा, खुंडा मीर ने लिखा, खुंडा मीर ने लिखा। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्थापत्य के दृष्टि से है एनसीईआरटी। आप लोग आज मुगल काल की सांस्कृतिक गतिविधि को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है कि नहीं? नोट में लिख दो मुगल काल के सांस्कृतिक गतिविधि को, क्योंकि जब मैं फिर रिवीजन फैक्ट पूछूंगा तो मुझे उत्साहवर्धन कीजिए, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कितना सरे हुए विद्यार्थियों को मैं पढ़ा रहा हूं। मुझे बड़ा क्षोभ होता है, इतना पढ़ाने के बाद भी आप लोग इस निम्न कोटि का उत्तर देते हैं कि देते ही नहीं, और तब जबकि क्वेश्चन आउट है और मैं पूर्व में सूचना दे दिया कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है कि नहीं, फिर भी उसी वही ढाक के 3 पाठ। पता नहीं दिन भर आप लोग करते क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आती है। जो निर्देश दिए गए हैं उसको फॉलो अप कीजिए, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, और अभी मैंने इसलिए मैं कहा कि जब भी पूछेगा तो हुमायूं के युद्ध के साथ साथ उसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, विशेषकर हमीदा बानो बेगम की, कि भारत का जो पहला दोहरा गुंबद है, तो भारत का पहला दोहरा गुंबद जो संगमरमर का प्रयोग है, ये कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा ही है, और इसे विश्व यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित किया। वहां पे लिख दो कहीं पर, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है। यह मकबरा निजामुद्दीन औलिया के पास है, यह मकबरा निजामुद्दीन औलिया के पास, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास। एक क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था और मैं कहता भी हूं कि यह एक ऐसा मकबरा था, हुमायूं का मकबरा, जिसमें 7 मुगल राजकुमारों का कब्र है। वहां एक लाइन लिख देना, 7 मुगल राजकुमारों का कब्र है हुमायूं के मकबरा में। हुमायूं के मकबरा में, हुमायूं के मकबरा में लिख देंगे। ये सब तो है ही कि प्रथम दोहरा गुंबद, प्रथम दोहरा गुंबद, ठीक है, संगमरमर का उपयोग, संगमरमर का उपयोग, ये सब तो है ही। उद्यान के बीच, उद्यान के बीच निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के नजदीक दीन पनाह में
ये सब तो इसकी विशेषता है ही। टफ करेगा तो देगा, सत्य पर विचार करे। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण है, और वो क्वेश्चन बहुत रोचक है, आराम से बना सकते हैं जब ये लिख देते हैं कि 7 राजकुमारों के कब्र है। तो यदि आपसे पूछ दे कि मुगलों का कब्रिस्तान किस मकबरा को कहते हैं, तो मुगलों का कब्रिस्तान ताजमहल को नहीं कहते हैं। हम लोग कहते हैं वो हुमायूं के मकबरा को ही कहते हैं। तो वहां पे लिख लीजिए, मुगलों का कब्रिस्तान हुमायूं का मकबरा ही था। हुमायूं का मकबरा ही था जो मुगलों का कब्रिस्तान था। क्या मुगलों का कब्रिस्तान इसीलिए कहा गया क्योंकि 7 राजकुमारों के कब्र उसमें हैं, तो इसीलिए उसको मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा गया। इस तरह से आपने हुमायूं को जानने और समझने की कोशिश की। इन्हीं शब्दों के साथ हम हुमायूं के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं, और आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इसे याद करके रखिए। कल हम लोग शेर शाह और अकबर को देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, 2 शासक को हम लोग तो कम से कम देखेंगे इस कक्षा में। हमारी पूरी कोशिश होगी कि शेर शाह साथ में आपका, चूंकि 1540 से 1555 तक अफगान शासक का ही कब्जा था, तो इसको हम लोग देखेंगे। और हुमायूं के विषय में, मुगलों के विषय में मैंने आपके समझ जितनी बातें की है, उन सभी बिंदुओं को आप याद करके रखेंगे तो मजा आएगा, पढ़ाने में मजा आएगा। और मैंने जो होम टास्क दिया, लिख दीजिए होम टास्क में, मुगलों की सांस्कृतिक उपलब्धियों को एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। साथ ही दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक पक्ष को भी एनसीईआरटी से सारी बात हो चुकी है, एक बार आप पढ़ लेंगे। फिर तो मैं रिवीजन फैक्ट में आपका मैं खिदमत करूंगा ही। ठीक है, खिदमत समझते हैं ना? खिदमत नहीं समझते हैं नारायण जी? खिदमत बुझे छी? श्रीमान अहा के खिदमत अही बुझब, हम सब की जान। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोग एक बार पुनः इसे आगे बढ़ाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। आज इतना पचा लीजिए तो बहुत है। नेक्स्ट कक्षा हम लोग बायोलॉजी में विटामिन और मिनरल्स है, और फिर बिहार की नदियां और करेंट के 20 तथ्यों के साथ ही आपकी यहाँ से, और साथ में एक एनवायरमेंट का आज हम वन्य जीव अधिनियम और वन्य जीव अधिनियम की कड़ी में जो हमारा बायोस्फीयर है, जो हमारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, 106 के करीब में 573 3.76 जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उन सबको हम लोग एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में देखने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इसे अच्छे से आप समझेंगे। फिलहाल तो हम कमलेश जी से जो नींद के आगोश में समाने जा रहे हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये विटामिन्स को लगा देंगे, न्यूट्रिशन को लगा देंगे। विटामिन्स और मिनरल के साथ रस्म है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुतों को याद होगा, लेकिन जब मैंने कहा है कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको देखूंगा और आपको आपकी ऊर्जा को बनाए रखूंगा, तो मैं उस बिंदु को आगे बढ़ाना चाहूंगा। तब तक के लिए टेक रेस्ट। 5 मिनट का मैं ब्रेक लेना चाहूंगा, और अभी 6:40 हो रहे हैं। 6:45 बजे मैं पुनः आपके समक्ष आता हूं। विटामिन के बाद आज की कक्षा बहुत इंपॉर्टेंट कक्षा है, बिहार की नदियां। और किसी भी स्थिति में ये बिहार की नदियां नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? लेकिन साथ में जो आपने ऑलरेडी किया है, लेकिन मैं भी अपने स्तर से उस एनवायरनमेंट के खंड को एक एक करके देख रहा हूं, जो 15-20 खंड को मैंने चिन्हित किया और आप तक पहुंचाई है। तो तब तक के लिए टेक रेस्ट। थैंक यू।